हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find this video of some real help, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और देखिए, सितंबर मंथ की जो इकोनॉमी की वीडियो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको लगे कि उसमें इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं या जो भी, बट आई जेन्युइनली अर्ज यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो टिल द एंड। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं एक सेपरेटली कम्युनिटी टैब में उससे रिलेटेड पोस्ट नहीं करती। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको शुरू में ही कुछ चीज़ें बता देती हूँ क्योंकि इट वुड एक्चुअली मेक यू वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्या डिफरेंस है एनर्जी इनइक्वालिटी, एनर्जी इक्विटी और एनर्जी जस्टिस में, तो मैं बहुत लूसिड एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये चीज़ समझाऊंगी। हम एक एथिकल डिलेमा, एथिकल डिबेट डिस्कस करेंगे। अगर बाय चांस आपके पेपर में, एथिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियर वेपन्स के यूजेज से रिलेटेड आपका क्या इस पे ओपिनियन है या कुछ कुछ एथिकल, देखिए आप लिखेंगे ऑब्वियसली ह्यूमैनिटेरियन लॉज लिखेंगे, जो भी आपने लिखना है, जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है वो भी उसका थोड़ा थोड़ा आप हर चीज को टच करेंगे। बट ऑफ कोर्स योर लैंग्वेज ऑफ द आंसर हैज टू हैव सम एथिकल अंडरटोन्स। तो उससे रिलेटेड फॉर्डर मिलना, बहुत स्पेसिफिक फॉर्डर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस में आया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ओके, तो अब हम देखते हैं, बेसिकली द हिंदू से स्टार्ट करते हैं। इन बीजिंग, शॉल्स अर्जेस शी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन रशिया। तो देखिए, मैं आपको इससे पहले कि इस आर्टिकल की कर्सरी रीडिंग दूं, मैं एक ब्रॉडर कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से कुछ चीज बताना चाहती हूँ। देखिए, एक हमने, आपको याद होगा, टर्की के बारे में एक एनालिसिस मैंने आपको अपनी तरफ से दिया था कि टर्की एक बहुत स्पेशल कंट्री है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट के उसके इंटरनली इतना इन्फ्लेशन चल रहा है, 80% इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, डिस्पाइट एवरीथिंग दिस स्मॉल नेशन, जिसकी ज्योग्राफी ऐसी है जो इसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है टर्की को। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि वो यूरेशियन प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है वो आधा यूरोप में आधा एशिया में ऐसे लाई करता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री लाइंग इन दैट रीजन टू हैव गुड टाइज विद टर्की। और टर्की बहुत हद तक, मैंने आपको बताया था, इंडिया का जो स्टैंड है उसको मिमिक करने लगा है, क्योंकि टर्की क्या है, नेटो का अलाय है, लेकिन फिर भी रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम उसने इंपोर्ट की है। ठीक है, तो वो यही कर रहा है। अब देखिए, टर्की नेटो के अलाय होने के बावजूद SCO के समिट पे हमने देखा था, टर्की ने बोला कि मैं एलिवेट होके क्या करना चाहता हूँ, एक फुल फ्लेजेड मेंबरशिप चाहता हूँ SCO की। जो SCO में कौन है, रशिया और चाइना, दोनों राइवल्स हैं US के। ठीक है, तो इस तरह से कैसे, देखिए, इंडिया जैसे अपना नेशनल इंटरेस्ट हर जगह से निकालना जानती है। ओके, हम किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक को, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को इस तरह से सपोर्ट फुल फ्लेजेड नहीं करते। हम ब्लॉक सिस्टम में नहीं बिलीव करते, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं। ठीक है, कि इफ वी हैव टू टॉक टू US, ऑफ कोर्स रशिया कैन नॉट टेल अस नॉट टू टॉक टू इट, है ना। अगर हमें किसी और कंट्री से बात करनी है, हम करेंगे, बिकॉज एज लॉन्ग एज इंडिया वांट्स टू हैव रिलेशन विद एनी कंट्री, इट वुड एनीवेज हैव दैट। ओके, तो वही अब टर्की मिमिक करने लगी है। ये एनालिसिस मैंने आपको दिया था। अब देखिए, मैं आपको यूरोप के केस में भी एक कंट्री के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है जर्मनी। यूरोप में सारी कंट्रीज मोर और लेस, आप फ्रांस देख लीजिए, UK देख लीजिए, ये सारे आप कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की सैटेलाइट्स हैं। जो US बोलेगा हाँ जी, US बोलेगा आप यहाँ चले जाओ हाँ जी। ठीक है, सो सच हैज बीन द काइंड ऑफ नैरेटिव इन यूरोप। पर एक कंट्री ऐसी है, जर्मनी का रिश्ता रशिया के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिस्पाइट द फैक्ट जर्मनी EU का एक मेंबर है ना, नेटो अलाय है, तब भी। क्योंकि देखिए, जर्मनी की ईस्टर्न जर्मनी वाला एरिया था वो, अगर हम कोल्ड वॉर के एरा पे चले जाएंगे उस टाइम पे, तो काफी रशियन इन्फ्लुएंस था उस पे। फिर जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई, ठीक है, जर्मनी भी एक बन गई, जो भी कुछ हुआ, उसके बाद जर्मनी को ये बात पता चल गई कि देखिए, रशिया से रिश्ता रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको आइसोलेट किए बिना हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती। क्योंकि देखिए, जर्मनी ने ही तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया,
चाइना, रशिया के साथ। और ये चीज काफी बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर थी, बहुत अफेक्ट करती थी यूएस को। यूएस का बार बार क्रिटिसिज्म जर्मनी के खिलाफ यही था, एक दूसरे के अलाइज होने के बावजूद, कि जर्मनी रशिया को आइसोलेट नहीं करती। रशिया की नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है उससे गैस इंपोर्ट करना जर्मनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों की इकोनॉमीज, ट्रेड बहुत स्ट्रांग है, रशिया और जर्मनी का। ठीक है, तो एक चीज ये मैंने आपको यूनिक बना दी। अब इधर भी आप देखिए कि अब क्या है, अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक आई है स्ट्रैटेजी, नेशनल स्ट्रेटेजिक स्ट्रैटेजी जो आई है, उसमें हमने क्या देखा था कि अमेरिका ने मेंशन किया है कि उनका सबसे बड़ा कंपेटिटिव राइवल कौन है, चाइना। तो मैंने रशिया का आपको बता दिया कि जर्मनी उसके साथ भी मोर और लेस देखिए वो ट्रेड कर रहा है। ऑफ कोर्स इस यूक्रेन वॉर के बाद हम थोड़े से चेंजेस देख रहे हैं, रीअलाइनमेंट्स देख रहे हैं, बट नेवरदलेस वो पूरी तरह से रशिया को आइसोलेट नहीं करेगा। अब आप चाइना जो एक और राइवल है यूएस का या फिर नेटो का आप कह सकते हैं, इस टाइम पे एक इमर्जिंग राइवल आप कह सकते हैं, तो उसके साथ भी जर्मनी नोज इट वेरी वेल कि आप उसको भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ट्रेड और हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है चाइना पे। तो देखिए मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, चाइना देखिए जैसे जर्मनी एक एक्सेप्शन है ना यूरोप के केस में, वैसे ही एक एक्सेप्शन टर्की का है, यूरेशियन कॉन्सेप्ट है, और एक एक्सेप्शन इंडिया खुद है। इंडिया तो इज द एक्सेप्शन ऑफ एक्सेप्शंस, क्योंकि इंडिया इज वेरी स्मार्ट, एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली। ओके, तो और साथ ही में आपका दूसरा पॉइंट जो मैंने एनालिसिस दिया है, उससे आपको ये टेक अवे लेके जाना है कि किस तरह से इकोनॉमी जो है देखिए बहुत मैटर करती है। आप आइडियोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं, आप किसी भी तरह से पॉलिटिकली डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कंट्री, आपकी इकोनॉमी किसी दूसरी कंट्री इकोनॉमी पे निर्भर है, तो आप एक दूसरे से खफा नहीं रह सकते। You have to eventually have good relations with each other. Of course you can compete, you can outpower the other nation, you can at least try to, पर आप exclude नहीं कर सकते। You have to have diplomatic relations with that country on a peaceful note। तो वही हमने अब देखा है यहाँ क्या हुआ है। ओके देखिए ये एक बहुत ही स्क्रूटनाइज, एक बहुत ही सस्पिशियस नजरों से हर कंट्री अब देख रही थी कि क्या होने वाला था। बेसिकली बीजिंग में ट्रैवल करने वाले थे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स। ठीक है, तो वही हुआ है। तो अब देखिए शोल्स ने बेसिकली अर्ज किया है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को। क्या अर्ज किया है कि आप प्लीज, आप रशिया के फ्रेंड है ना, नए नए आप दोस्त बनने शुरू हुए हैं, तो आप क्यों नहीं इन्फ्लुएंस करते रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कि जिस तरह की ये वॉर चल रही है उसको खत्म करे, किसी तरह से थोड़ा बैकआउट करे एंड ऑल ऑफ दैट। उसी तरह पे चाइनीज लीडर शी जिनपिंग ने बोला आप हमें एक सजेशन दे रहे हैं, हम भी आपको एक सजेशन देते हैं। हमारी एक सजेशन है जो इंडिया के साथ मिलकर हम बहुत टाइम से दे रहे हैं, वो ये है कि मॉस्को और यूक्रेन दोनों टॉक्स क्यों नहीं करते और क्यों एक डायलॉग नहीं इमर्ज करने देते। और साथ ही साथ में शी जिनपिंग ने ये भी कहा है देखिए कॉन्फ्लिक्ट ये जो है, कॉन्फ्लिक्ट है ठीक है चल रहा है, सॉल्व होना चाहिए, पर इस कॉन्फ्लिक्ट को न्यूक्लियर नहीं जाना चाहिए। और देखिए हम इंडिया और चाइना में चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, हम बॉर्डर पे लड़ रहे हैं बिल्कुल, जो बहुत गलत है, बट देर आर ऑल्सो सम कॉमनैलिटीज। और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे रशिया के पॉइंट पे जब समरकंड में पूरा समिट हुआ उज्बेकिस्तान में, तो इंडिया का जो नैरेटिव था, इंडिया ने जैसे मिस्टर मोदी ने बोला दैट दिस एरा इज डेफिनेटली नॉट ऑफ वॉर, है ना। और हमने ये भी उनको दिखाया है कि हमारे लिए एम्बैरेसमेंट हो रही है कि हम क्या जवाब दें। बार बार हमसे सारी कंट्रीज पूछती है आप किसके साइड हो, हम कब तक आपका साथ देंगे। आप इतनी सारी वहां पे डेथ्स हो रही हैं आपकी वजह से, आपने घर बर्बाद कर दिए, हॉस्पिटल्स पे अटैक कर रहे हो, आप स्कूल्स पे अटैक कर रहे हो, कब तक हम इंडिया जो अपनी पीस के लिए, अपने पीसफुल एटीट्यूड के लिए जाना चाहता है, हम कब तक आपका साथ दे देंगे। तो उसी तरह से सेम चाइना ने, शी जिनपिंग ने भी तब यही कहा था, सी इट इज बिकमिंग वेरी अनकंफर्टेबल फॉर चाइना टू ऑलवेज बैक ऑन रशियाज साइड, यू शुड एक्चुअली कम टू एन एंड विद दिस वॉर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया और चाइना में एक कॉमनैलिटी है, वो है रशिया के मुद्दे पे सेम बात, हम चाहते हैं डायलॉग, चाइना भी चाहता है डायलॉग, हम चाहते हैं कि ये वॉर न्यूक्लियर ना जाए, जैसे हमने राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट देखी वैसे ही चाइना भी ये चाहता है। ठीक है, तो ये अब देखिए ये ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है गिवन द फैक्ट टाइमिंग क्या है ट्रिप की। अब टाइमिंग ये है कि देखिए ये चीज दिखाता है कि चाइना में अभी हमने सबसे पहले क्या देखा, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस जो हमने लास्ट मंथ देखी, जिसमें शी जिनपिंग को एक थर्ड टर्म मिल गया एज द जनरल सेक्रेटरी एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। तो हमने क्या देखा, शहबाज शरीफ फर्स्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ, कल परसों में हमने उनकी समिट देखी, है ना। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान और चाइना का रिश्ता कितना स्ट्रांग है, दे हैव आयरन क्लैड फ्रेंडशिप एज दे कॉल इट। साथ ही में ये दिखाता है टाइमिंग इतनी इतनी क्रूशल है कि
जर्मनी का जो चांसलर है उनका वहां जाना, तो ये दिखाता है कि चाइना भी और साथ में जर्मनी भी चाहता है कि रिश्ते सही रहें। ओके, तो यूरोपियन यूनियन का बेसिकली इंपॉर्टेंस दिखाता है चाइना की नजर में। ओके, तो ये भी चीज आपको यहाँ से लेके जानी है इस एनालिसिस। ओके, तो अब हम देखते हैं और क्या लिखा है। साथ ही साथ में देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ट्रिप, क्योंकि इसकी टाइमिंग इसीलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने रशिया को क्रिटिसाइज करने से बिल्कुल मना कर दिया है। ठीक है, तो उस टाइम पे चाइना में जाना और रशिया के बारे में ही बात करना, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब मिस्टर शोल की विजिट जो है, शोल्स की, इट रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ जर्मनीज ट्रेड टाइज विद चाइना, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि चाइना क्या है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ओके, और चाइना और जर्मनी में दोनों में बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाई है, किसको लेके, ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके। अगर हम बात करें मर्सिडीज की, मर्सिडीज ने अलोन मर्सिडीज ने 7,58,000 के करीब कार्स बेची हैं चाइना में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मर्सिडीज का इतना बड़ा जो कस्टमर डिमांड आ रही है वो चाइना से आ रही है। तो ये सिर्फ एक ईयर की बात कर रही हूँ जो लास्ट ईयर, ठीक है, मोर देन इन एनी अदर कंट्री, किसी और कंट्री में इतनी नहीं बेची है। ठीक है, एट प्रेजेंट द इंटरनेशनल सिचुएशन इज कॉम्प्लेक्स एंड चेंजेबल। अब ये किसने कहा है, मिस्टर शी ने कहा है। मिस्टर शी ने बोला है जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कॉम्प्लेक्स है पर चेंजेबल है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी में तब्दील किया जा सकता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को पीस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, एज इन्फ्लुएंशियल पावर्स। अब यही मिस्टर शी ने कंटिन्यू करते हुए बोला है कि देखिए आप भी एक इन्फ्लुएंशियल पावर है, मैं भी एक इन्फ्लुएंशियल पावर है, चाइना एंड जर्मनी। ठीक है, तो हम दोनों को साथ में वी शुड एक्चुअली कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर इन टाइम्स ऑफ चेंज एंड केओस, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें वर्ल्ड पीस और डेवलपमेंट के प्रति। ठीक है, मिस्टर शी ने और क्या बोला है, मिस्टर शी ने बोला है देखिए चाइना सपोर्ट। अब देखिए इस चीज को ना अब मैं ये चीज मैंने बहुत बार आपको समझाने की कोशिश की है। जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है ना वो एक्चुअल में डिप्लोमेटिक होती है। जब आप किसी से बात करते हुए किसी से सुनते हैं कि ये बहुत डिप्लोमेटिक बातें करता है, तो डिप्लोमेटिक बातें का मतलब क्या होता है कि वो बहुत हिडन वे में अपनी बातें कह जाता है, अपनी टॉन्ट भी बहुत हिडन वे में, अपना पॉइंट भी रख जाता है लेकिन एग्जैक्टली टर्म्स भी नहीं यूज करता उस तरह की। तो ये होती है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज। तो इससे आपको क्या लेके जाना है वो हम देखेंगे। ठीक है, मिस्टर शी ने क्या बोला है, he has pointed out that China supports Germany and the EU। हम सपोर्ट करते हैं, चाइना सपोर्ट करता है जर्मनी को, EU को, क्योंकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हो पीस टॉक्स में, उसको प्रमोट करने में। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है। और आप इसमें भी एक क्रूशल रोल निभा सकते हो कि प्रमोट किया जाए बिल्डिंग ऑफ अ बैलेंस्ड, इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल यूरोपियन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। अब देखिए बेसिकली ये अब यहाँ पे एक चीज लिखी है कि इनकी कही गई ये स्टेटमेंट मिस्टर शी की एक नॉड है, एक हाँ में हाँ मिलाना है किस चीज से, रशिया का एंगर जो नेटो के ईस्टर्न एक्सपेंशन की तरफ है। देखिए मैं आपको बताती हूँ ये वॉर हो क्यों रही है। देखिए एक सिंपल सी बात है, मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रही, ना मैं एक पुतिन फैन हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। पर आप सोच के देखिए, रशिया एक समय पे एक सुपर पावर होता था, इफ नॉट रशिया एटलीस्ट यूएसएसआर। ठीक है, ये चीज, अब रशिया सुपर पावर हुआ करता था, ठीक है, आज वो उतना इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। पर द फैक्ट इज कि आप क्या करोगे, आपको ये चीज पता है कि रशिया और यूएसए दुश्मन है हमेशा से, है ना। तो आपका दुश्मन नेटो का जो हेड है यूएसए, वो आपके यूक्रेन आपके सिर पे बैठा है बिल्कुल, ठीक है, आपके जस्ट इज योर नेबर, है ना। तो आप बिल्कुल वहां पे लाके नेटो को एक्सपैंड कर दोगे, नेटो को मेंबर बना दोगे यूक्रेन को या जॉर्जिया को, है ना, इन सारी कंट्रीज को बना दोगे और अपने असले लाके आप वहां रख दोगे, सारे वेपन्स आर्म्स इस तरह के, है ना। तो न्यूक्लियर इम्ब्रेला में भी आ जाएंगे आपके ये सारी जो, तो यू कैन नॉट डू दैट, यू कांट डू दैट। ओके, तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑफकोर्स यूएस को भी अपने पार्ट पे निभानी है, नेटो को भी निभानी है, यूरोप को निभानी है। यूरोप को ये कैसे उन्होंने बेसिकली बोला, यूरोप, इनका कहने का मतलब मिस्टर शी का ये है, यूरोपियन यूनियन को बेसिकली ये चीज समझना चाहिए कि मतलब आप एक बहुत क्रूशल रोल निभा सकते हैं ईस्टर्न एक्सपेंशन ना करके। हैड इट नॉट हैपेंड ये वॉर कभी शुरू ही ना होती। इनका मोटिव ये है इस जगह कहने पे, ठीक है। तो ये चीज, he also said he also said he brought up human rights। अब देखिए ये किसने कहा है,
जो शॉल्स हैं उन्होंने कहा है कि मैं बहुत तरह के मुद्दे मैंने डिस्कस किए शी के साथ। इट वाज अ वन डे विजिट, ओके। तो उन्होंने डिस्कस किया ह्यूमन राइट्स, मार्केट एक्सेस, जो बेसिकली उनकी जर्मनी के इतने बड़े बड़े मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स को चाहिए, ठीक है। और साथ ही में इन्होंने बोला ओके, तो इन्होंने ये भी बोला है मिस्टर शी को, इट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये देखिए ये भी बहुत ऑपोजिट है बिल्कुल जो यूएसए कहता है। अब यूएसए का ताइवान पे क्या स्टैंड है कि किसी तरह का स्टेटस को बदलना ही नहीं चाहिए, जैसा है वैसा चलना चाहिए। ताइवान का जो केस है, ठीक है, आप ताइवान एक अलग देश बन चुका है, उसको वैसे ही देखना चाहिए, वो एक सेल्फ गवर्नमेंट चला रहा है, चलाते रहने दो। लेकिन अब जर्मनी की स्टेटमेंट आप सुनिए, ठीक है। इन्होंने बोला है कि अगर कोई स्टेटस में चेंज लाना भी है ताइवान का, तो इसको पीसफुली लेके आओ और म्यूचुअल अग्रीमेंट से लेके आओ। मतलब ताइवान को आप मिला सकते हो अपने देश में, पर पीसफुली मिलाओ। अब यूएसए का स्टैंड क्या है कि चाइना जो ताइवान है जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दो, स्टेटस को डिस्टर्ब मत करो। अब आप यहाँ पे भी जर्मनी की यूनिकनेस, जर्मनी का एक्सेप्शन देख सकते हैं। ओके ओके, चाइना's homegrown Baidu satellite system eyes global footprint. Now this is also something very important. चाइना का जो ग्लोबल एक्सपेंशनिज्म है उसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, उसके बहुत सारे एंगल्स हैं, आपको सब पता होना चाहिए। BRI आपको पता है, बहुत तरह के, है ना। तो आपको इकोनॉमी भी पता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन क्या है चाइना की, ठीक है। तो चाइना ने फ्राइडे को बोला है कि हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं कि हम फर्दर एक्सपैंड करना चाहते हैं अपनी ग्लोबल रीच को, किसकी, जो हमारी इंडिजिनस होम ग्रोन एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम बाइडो है, ठीक है, BDS जिसे बेसिकली ये कह रहे हैं। तो इन्होंने बोला है कि हम इसे एक ऑल्टरनेटिव की तरह पोज करना चाहते हैं पूरे संसार में, क्योंकि पूरा संसार किस तरह का पोजिशनिंग सिस्टम यूज करता है, GPS, आप हम सब, ठीक है। तो ये यूएसए द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है, यूएसए द्वारा प्रोवाइड की गई एक सर्विस है, ओके। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव लेके आना है चाइना को जिसका नाम BDS होगा, ठीक है। तो एक व्हाइट पेपर रिलीज किया गया है चाइनीज गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें बोला गया है द चाइना और बीजिंग इज बेसिकली स्ट्रेंथनिंग रीजनल कॉपरेशन। अब ये BDS कहाँ बेचना शुरू करेंगे या सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड करनी शुरू करेंगे अपने रीजन में सबसे पहले तो, ठीक है। ये क्या है, चाइना एक ईस्ट एशियन कंट्री है ना। तो ये साउथ ईस्ट एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज में सबसे पहले आप अपना रीच बढ़ाओगे, बिल्कुल अपने विसिनिटी नेबरहुड में, ठीक है, आसियान कंट्रीज। फिर उसके बाद आप अफ्रीकन यूनियन का, क्योंकि आपका वहां पे ऑलरेडी फुटप्रिंट है, आप इतना इकोनॉमी, ट्रेड, बहुत कुछ करते हो आप अफ्रीकन यूनियन के साथ। फिर वहां आप लेके जाओगे लीग ऑफ अरब स्टेट्स, ठीक है, और साथ ही में कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड करीबियन स्टेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैटिन अमेरिकन और करीबियन स्टेट्स जो है वो बिल्कुल नेबर किसके हैं, अमेरिका के, यूएसए के, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कंटेंशियस चीज हो जाएगी, ओके। बीजिंग हैज सिंस 2020 आल्सो मेड एन आउटरीच टू, अब देखिए साउथ एशिया से भी बातचीत चल रही है, आउटरीच बहुत बार करने की कोशिश की है, दे वर्किंग ऑन इट। साउथ एशिया में ऑफ कोर्स इंडिया भी आता है, ठीक है। तो और इन डिस्कशन विद नंबर ऑफ कंट्रीज इन द रीजन इंक्लूडिंग पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, ओवर अडॉप्टिंग द बाइडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। अब देखिए इन्होंने बोला है सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है, BRI कंट्रीज, जिन कंट्रीज में हम बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहे हैं जिसके माध्यम से हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो हम वहां अपना ये पोजिशनिंग सिस्टम देना शुरू करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, दे आर आर प्रायोरिटी। ऑलराइट, अब BDS की अगर हम बात करें, it is now basically a constellation of 30 satellites, ठीक है, in orbit, जो basically इस तरह का बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरह से। अब देखिए सऊदी अरेबिया, बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी यूज कर रही हैं, ठीक है, सेवरल BRI पार्टनर्स। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया यूज कर रही है बाइडो को किस चीज के लिए, सर्वे करने के लिए, मैप करने के लिए, पोजिशन करने के लिए, पीपल एंड व्हीकल इन द डेजर्ट, ठीक है। ऑफ कोर्स डेजर्ट इज अ लार्ज थिंग, इट्स अ लार्ज एक्सपेंस, तो उस पे कहाँ पे ट्रैवल, ये सब कुछ हो रहा है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो तजाकिस्तान की अगर हम बात करें, डैम्स को मॉनिटर करने के लिए, लेक्स को मॉनिटर करने के लिए। अगर हम लेबनान की बात करें तो वो BDS को यूज कर रहे हैं बैरूत पोर्ट पे, ठीक है। ये चीज हमने देख ली। बुर्किना फासो में ऑफ कोर्स इसको यूज किया जा रहा है सर्वे करने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स को सर्वे करने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। पाकिस्तान, अब देखिए पाकिस्तान और रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें स्पेसिफिकली वो भी डिस्कस करना है। पाकिस्तान और रशिया दो सिग्निफिकेंट बाइडो हब्स हैं, ठीक है। चाइना और रशिया ने ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को साइन किया हुआ है कि वो दोनों, देखिए ऐसा तो रशिया के पास भी अपना नेविगेशन सिस्टम है, ठीक है। तो रशिया का जो नेविगेशन सिस्टम है
ग्लोनास और बाइडू मिलके बेसिकली इन्होंने 2015 की एक डील साइन की हुई है कि इंटरऑपरेबिलिटी दोनों के बीच में है ना, कुछ मैसेज आप लेके आओ, कुछ मैसेज किस तरह के मैं लेके आ रहा हूँ, हमारा दोनों का रेजोल्यूशन डिफरेंट है, तो साथ में आ जाएंगे तो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड हो सकती हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये डील ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान 2014 में पहला फॉरेन कंट्री बना था टू सेट अप अ बाइडू नेटवर्क। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों कंट्रीज, अब ये बेसिकली 3 कंट्रीज, अब देखिए ये बहुत अपने में कॉम्प्लेक्स चीज है, क्योंकि ऐसा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ और सिर्फ रशिया के लिए या चाइना के साथ ही नहीं हाथ मिला रहा, पाकिस्तान ऑलरेडी एक अलाय है। आप पास्ट उठा के देखिए पाकिस्तान का और यूएसए का, दे वर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स, ओके। तो अब ये चीज कैसे, इस कॉम्प्लेक्सिटी को आप खुद समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लेक्स इशू है। ओवर टू इजिप्ट, अब हम डिस्कस करेंगे वो कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके क्योंकि आपको पता है 27th कॉप कहाँ होने वाली है, UNFCCC की, हम बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। तो वो होने वाली है इजिप्ट में, ओके, शर्म अल शेख में, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ चलेगी कुछ काफी लंबे पीरियड तक। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं होने वाली थी, एक इंपॉर्टेंट कॉप तो नहीं होने वाला था, जैसे पेरिस एग्रीमेंट का जो कॉप हुआ था, ठीक है, इट वाज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड था कि इस तरह का एक पैक्ट साइन होना है एज सून एज पॉसिबल, एक रूल बुक साइन होनी है कि कैसे हमारे क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो कुछ कुछ कॉप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो ये जो कैलेंडर है, हमारे जो इस तरह के कॉप्स के कैलेंडर में इस वाला जो होने वाला है जो अब कॉप, वो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जिस टाइम पे ये हो रहा है ना, वो इसको इंपॉर्टेंट बना देता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो लास्ट कॉप हुआ था, COP 26 ग्लासगो में, बहुत इंपॉर्टेंट था, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिया के परस्पेक्टिव से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पर उसके जस्ट बाद ही हमने क्या देखा, फेब्रुअरी में, 1-2 महीने बाद ही हमने देखा, फेब्रुअरी में इन्वेजन हो गई यूक्रेन की। तो अब बहुत कंटेंशियस। अब देखिए कुछ चीजें ना आपको समझनी चाहिए, है ना, कि क्या उसका कॉनोटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट हैज लेड टू डिप्लोमेटिक रीअलाइनमेंट्स दैट हैव मेजर implications फॉर cooperation बिटवीन नेशंस, अ की रिक्विसाइट फॉर द सक्सेस इन पेरिस प्रोसेसेस। अब पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमने क्या बोला है, वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की ग्लोबल वार्मिंग हो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, लेकिन 2% तक भी चल जाएगी, इतना तो कर ही ले, ये हमारा पेरिस एग्रीमेंट कहता है ना। अब देखिए उसके लिए लेकिन हर कंट्री को कोऑपरेट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बात ये है कि अब चाइना ने अभी, आपको रिसेंटली याद होगा, ये भी हमने एक एनालिसिस वीडियो में ही डिस्कस किया है, चाइना ने अभी रिसेंटली क्या किया था, यूएसए क्या करता है, यूएसए हमारे साथ तो कहीं कोऑपरेट नहीं करता। तो अब यूएसए ना इन्वायरमेंट के टाइम पे भी हमारे को ये ना बोलने लग पड़े कि चाइना शुड कोऑपरेट, चाइना इज अ डेवलपिंग, फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशन और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम क्यों कोऑपरेट करें उनके साथ इन्वायरमेंट पे। तो एक ये चीज, ठीक है। फिर आता है रशिया की बात। अब सब कुछ अलग हो चुका है, वो सिनेरियो है ही नहीं। जैसे कोविड जब आया था, तो आपको याद होगा बहुत एडिटोरियल्स ऐसे छपे थे जिसमें ये चीज लिखी गई थी कि एक होता था प्री कोविड वर्ल्ड और एक है पोस्ट कोविड वर्ल्ड। तो कोविड क्या हो गया, वाटरशेड मोमेंट हो गया, है ना। वैसे ही कि यूक्रेन वॉर, एक होता था प्री वॉर एरा और एक है ये पोस्ट वॉर, जब भी खत्म होगा, जैसे भी होगा, या वॉर शुरू होने का बाद का टाइम जो आज चल रहा है, और सब बदल गया है। तो वैसे ही अब कौन सी कंट्री कोऑपरेट करेगी नहीं करेगी पेरिस प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो अब डिसाइड। अब देखिए कुछ जो मुझे आपको बताना है वो ये है, in the near term, the crisis seems to have jeopardized one of COP26 major achievements, the near global consensus to cut down coal use. अब देखिए COP26 की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने बोला था कि हम फेज डाउन करेंगे कोल के यूज को। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो यूरोपियन यूनियन है वो बहुत हद तक अपनी गैस के लिए डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? वो गैस के लिए डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। अब रशिया गैस दे नहीं रही है ना, रशिया का एक वेपन है जो गैस है, विंटर उसका वेपन है। विंटर में वो ठिठुर के आप मर जाओगे। ऑफ कोर्स यू कैन ऑफ कोर्स चूज टू freeze in winters and not buy say gas from Russia. That's your choice. Russia would be happy to see you freezing down. But the fact is अब आप गैस नहीं ले रहे तो आप कोल बर्न करोगे, क्योंकि आपको अपने लोगों को देना तो है वार्मथ। वहां आपके तो ठंड इतनी पड़ती है, ठीक है। तो आपके वहां पे एनर्जी इतनी यूज की जाती है,
इतनी विंटर्स में खुद को वार्म रखने के लिए अपनी सराउंडिंग्स को, तो आप लोगों को क्या प्रोवाइड करोगे? कोल। यू विल बर्न मोर कोल। तो सबसे बड़ी चीज जो हो गई है इस वॉर के बाद वो ये हो गई। दूसरा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको अभी भी लगा कि अच्छा इट इज नॉट अ बिग थिंग, कोई और भी ऑल्टरनेटिव होगा एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं आपको बताती हूँ एक और चीज। अब आपको याद होगा, ये भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है कि चाइना जो है, ओके, चाइना में ड्राउट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। चाइना में ड्राउट्स आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, अचानक से वहाँ पे ड्राउट्स आ गए। अब जो कंट्री इतनी ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली रादर आई वुड से अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे निर्भर हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि उनके वहाँ पे यंगत्से रिवर ये सब पे डिपेंडेंट थे अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए अपने लोगों को। अब वो रिवर ही सूखी पड़ गई क्योंकि ड्राउट आ गया, क्लाइमेट चेंज एकदम इरेटिक हो गया, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ और हो रहा है। पाकिस्तान में फ्लड्स आ रही हैं, है ना, वहाँ के डेजर्ट्स में फ्लड्स आ रही हैं। तो आप खुद सोचिए, जहाँ पे सूखा हुआ करता था एक टाइम पे, तो कुछ भी हो रहा है। तो अब चाइना में क्योंकि ड्राउट्स आ गया, नदियां सूख गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कैसे करोगे? आप कोल बर्न करोगे, और वही चाइना कर रही है। फिर आपने और कोल बर्न किया, फिर आप और क्लाइमेट चेंज को लीड करोगे, फिर क्लाइमेट चेंज होगा, फिर और रिवर सूखेंगी, आप और कोल बर्न करोगे, फिर बन जाएगी एक विशियस साइकिल। तो ये कोल यूज वाला जो एक पॉइंट था, वो मुझे आपको बताना था। ओके, अब देखिए बात क्या, अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो इतनी डेविस्टेटिंग जो मॉनसून फ्लड्स उन्होंने देखी, ठीक है। पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश है, उसने कितना अपना कंट्रीब्यूट कर दिया होगा ग्लोबल वार्मिंग में या ग्रीन हाउस गैस एमिशन में? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। ओके, पर सफर कौन कर रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने तो अभी शुरू किया है ऑलमोस्ट बढ़ना, ठीक है। अब क्लाइमेट फाइनेंस इसीलिए बहुत बड़ा मुद्दा है, आपकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ओके, वी ऑफ कोर्स डिजर्व $100 बिलियन अ ईयर ऑन योर पार्ट। क्यों हम सफर कर रहे हैं? 200 साल से, आप 200 कितना पहले आप डेवलप हो चुके हो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके यहाँ पे हुआ, वो भी आपने हमारी जैसी कंट्री से लूट के आपने वहां पे डेवलप करना शुरू किया, एंड ऑल दैट नॉनसेंस। वी डिजर्व इट। क्लाइमेट फाइनेंस का इशू जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आपको जल्दी से ये बताना चाहूंगी कि एनर्जी इक्वालिटी, एनर्जी इक्विटी और एनर्जी जस्टिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के माध्यम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप द हिंदू देखेंगे, द हिंदू का एक एडिटोरियल है आज इसके ऊपर, आई डो नॉट नो उन्होंने समझाया है कि नहीं समझाया, पर COP27 जब तक हो नहीं जाता, उसके क्या क्या आउटकम्स निकलते हैं, हम उसके बाद के एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। दो ऑलमोस्ट रोज कम से कम 3-4 एडिटोरियल्स इसी पे आ रहे हैं, बट आई डोंट थिंक यू शुड बी रीडिंग देम एट दिस मोमेंट। ओके, पर कई कॉन्सेप्ट जो शायद बाद में मुझे भी याद ना आए कि समझाने, हेंस आई वुड टेक दिस अप एट द मोमेंट। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल सुनिए। आप अज्यूम कीजिए कि हर कोई क्या कर सकता है, रूफटॉप सोलर को बाय कर सकता है, सोलर पैनल्स को जो आप अपनी छत पे लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आप एक ऐसी जगह पे रहते हो, आप फॉर एग्जाम्पल रहते हो इंडिया में, जहाँ पे बहुत ज्यादा सोलर पावर अवेलेबल है, सन इज ऑल द टाइम हियर, है ना। तो आप क्या करोगे, है ना। फिर आप एक दूसरा इंसान इमेजिन करें जो बिल्कुल ऑफकोर्स रूफटॉप सोलर पैनल्स बाय कर सकता है, पर वो रहता नॉर्वे में है। अब नॉर्वे में तो 6 महीने के लिए रात ही होती है, तो इतनी सोलर एनर्जी मिल ही नहीं रही। तो जितना आपका टाइम लगेगा, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो, तो जितना कम टाइम आपको अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी आउटपुट निकालने में लगेगा सोलर पैनल से, उससे कहीं ज्यादा उनको लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये एनर्जी इनइक्वालिटी हुई, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नेचुरली आपकी जगह चेंज हो रही है, जिसकी वजह से आप अनइक्वल हो। एनर्जी के पर्सपेक्टिव में आपका कोई गलती नहीं है, आपके पास पैसे हैं सोलर खरीदने के लिए, पावर एंड ऑल ऑफ दैट, पर फैक्ट ये है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया एनर्जी इनइक्वालिटी क्या होती है, आप एक स्ट्रॉन्गर एग्जाम्पल सुनिए। ओके, अगर आप समझे, नॉट everyone can of course adopt energy technologies like rooftop solar and electric vehicles, ठीक है। तो अब देखिए, आप सपोज कीजिए कि आप क्या है, आपके पास सपोज कि आप एक फ्लोर में रहते हैं, या फिर आपके पास कोई गराज ही नहीं है, तो फिर आप कैसे रूफटॉप सोलर पैनल्स अपने रूफ पे लगा लेंगे जब रूफ ही नहीं है? या फिर आपके पास गराज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे रख लेंगे? रेंटर्स हैं, कई लोग रेंट पे रह रहे हैं, कई लोग अपार्टमेंट्स पे रेंट करके रह रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप कैसे ये सोलर पैनल वाली टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे? तो आप समझ रहे हैं इसमें बात क्या है, आप जहाँ रह रहे हैं नेचुरली, उससे डिफरेंस आ रहा है। इनइक्वालिटी उस वजह से, नेचुरल चीजों की वजह से जो इनइक्वालिटी अराइज होती है एनर्जी में, जितनी एनर्जी आप गेन कर पाएंगे उसे कहते हैं एनर्जी इनइक्वालिटी। तो एनर्जी इक्वालिटी क्या होगा, जब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज को, ओके,
टूल्स को, ये कहते हैं एनर्जी इक्वालिटी। ठीक है, अगर हम एक और अब एग्जांपल सुनिए, क्योंकि अब हमें जानना है इक्विटी क्या होता है। ठीक है, तो अब आप एग्जांपल सुनिए कि अगर एक आप समझिए कि एक एनर्जी बेस्ड असिस्टेंस पॉलिसी चलाई गई है एक सरकार द्वारा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि एक फॉसिल फ्यूल प्लांट है, सपोज कीजिए थर्मल प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, उसके विसिनिटी में, उसके आसपास जितने भी रेजिडेंट्स रहते हैं कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस 1 किलोमीटर तक के, उसको हर एक हाउस होल्ड को, हर एक इंसान को कार्बन टैक्स में रिबेट मिलेगी या फिर कुछ भी कंसेशन मिलेगा। सरकार बेसिकली उनको कंसेशन देना चाहती है मॉनेटरी टर्म्स में या कुछ भी। क्यों कॉम्पनसेट करना चाहती है सरकार उनको? क्योंकि सरकार को ये बात पता है कि जो थर्मल पावर प्लांट, फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट के आसपास रह रहा है, उसके हेल्थ इफेक्ट्स होंगे, बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है वहां पे, तो आपको बेसिकली इस नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट की वजह से वो कॉम्पनसेट करना चाहती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। पर एक चैनल यहाँ पे क्या है, एक चैलेंज यहाँ पे क्या है, एक चैलेंज ये है कि आप सपोज कीजिए कि अगर तो आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान है जो आसपास विसिडिटी में रहते हैं, तो ठीक है, आपको कार्बन टैक्स रिबेट मिल गई या कंसेशन आपको सरकार ने मॉनेटरीली दे दिया। ठीक है, आपका हेल्थ इफेक्ट्स, आप हेल्थ पे फोकस कर पाएंगे, ऑल ऑफ दैट, ठीक है, सरकार का काम खत्म। लेकिन आप ये सोचिए अगर कोई जो आसपास रहने वाले लोग बहुत पुअर हैं, ठीक है, अब बहुत पुअर है और साथ में माल बच्चे भी हैं, बहुत ओल्ड सीनियर सिटीजन रहते हैं, ये कुछ कुछ चीजें जो है, पुअर न्यूट्रिशन, ओल्डर होम्स एंड ऑल ऑफ दैट, ये एडिशनल स्ट्रेसर्स हैं। ठीक है, जो पावर्टी की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका कार्बन टैक्स रिबेट या इस तरह का कंसेशन उनको काम नहीं करेगा, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्जर रिबेट या लार्जर कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी कि क्यों, ताकि वो उस सेम लेवल की हेल्थ क्वालिटी को अटेन कर पाए जो आप बाकियों को देने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट है एनर्जी इक्विटी का। ओके, तो बेसिकली आप कस्टमाइज करते हो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट नीड्स दे हैव, कि आप उनको एनर्जी इनइक्वालिटी ना होने दो। ठीक है, इस तरह से अब आता है एनर्जी जस्टिस। तो एनर्जी जस्टिस तो बहुत सिंपल है। ठीक है, एनर्जी जस्टिस इज जस्ट कि आप एनर्जी एनर्जी इक्वालिटी और एनर्जी इक्विटी इनको बेसिकली प्रोवाइड करने की जब कोशिश करते हो, सही इंसान को सही तरह से कॉम्पनसेट करना, सही इंसान को सही रिसोर्सेस अगर आपके नेचुरली अवेलेबल नहीं है तो कुछ और तरीके से आपको बेसिकली करेक्ट करना इस सिस्टम को, इस इनजस्टिस को, उसे एनर्जी जस्टिस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको कहीं कहीं चीजें हैं जो याद रखनी है। Alright, let's move on to this particular editorial. अब ये भी editorial ethical जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो ये था कि अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एथिक्स में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स एंड इज दिस अगेंस्ट पीस एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, मैं आपको बिल्कुल कहूंगी कि आप जाइए, पेपर उठाइए, आप खुद देखिए क्वेश्चंस इस तरह के कि इंटरनेशनल रिलेशंस की डायरेक्ट क्वेश्चंस एथिक्स में पूछे हुए हैं, सोशल इश्यूज के एडुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे हुए हैं। अब आप उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में तो ब्रीफली लिखेंगे, लेकिन कुछ तो एथिक्स डालेंगे उसके अंदर, है ना, तो इसीलिए हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अब ये लिखा भी फालिया नरीमान जी ने है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम देखते हैं। ओके, इन द पास्ट फ्यू डेज देखिए, ऑफ कोर्स पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी टॉक्स, बहुत सारी डिबेट्स हम देख रहे हैं कि क्या न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए जाने चाहिए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में कि नहीं किए जाने चाहिए। अब इस मुद्दे पे, न्यूक्लियर वेपन पे लॉ क्या है। ठीक है, अराउंड 30 साल पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम ICJ कहते हैं, उसको रिक्वेस्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस द्वारा कि हमें आपकी एडवाइस चाहिए, आप बताइए कि क्या जो थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स या यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी सर्कमस्टांस में परमिट किया जाना चाहिए अंडर इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, बेसिकली इन अदर वर्ड्स अगर हम इस क्वेश्चन को देखें या ओपिनियन जो उन्होंने मांगा है, इस क्वेश्चन में मांगा है कि क्या न्यूक्लियर वेपन्स जो है, ठीक है, वो जो बेसिक ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है जो एग्जिस्ट करता है कि ह्यूमन राइट्स पहले आते हैं, उस लॉ के बावजूद आप क्या न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं, विच इज ऑफ कोर्स एंटी ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो representatives of 22 nation states appeared before ICJ और उन्होंने रिटर्न और ओरल सबमिशंस दी ICJ को। ठीक है, एंड में क्या हुआ, एक मेजोरिटी आई, 12 आउट ऑफ 15 जजेस। आपको पता है ICJ में बेसिकली 15 जजेस होते हैं, उसमें से 12 जजेस ने बोला कि देखिए ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसको लेकिन हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, उसमें एक एक्सेप्शन है,
ह्यूमैनिटेरियन ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स आर इंपॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ दैट, पर उसमें एक एक्सेप्शन है कि आप बेसिकली, एक्सेप्शन ये है कि एक स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकती है, ये एक्सेप्शन है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में यूज कर सकती है, जो बेसिकली इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है ये, ठीक है, कि हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस में हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बोली इन्होंने, और साथ ही में इन्होंने बोला even where such use would otherwise be a breach of humanitarian law, जो मैंने आपको बता दिया। अब 3 जजेस थे, सिर्फ 3 जजेस ने डिसएग्री किया, ठीक है। अब इन्होंने क्या, ऑफ कोर्स 12 लोगों ने बोला ना ये बात, तो मेजोरिटी ने, ठीक है। अब 3 जजेस थे, जो बेसिकली एक जज थे श्रीलंका से, दूसरा गुयाना से, तीसरे थे सियरा लियोनी से, ठीक है। उन्होंने बोला, और ये तीनों ही डेवलपिंग वर्ल्ड से हैं, क्योंकि डेवलपिंग वर्ल्ड ही समझ सकता है कि इस तरह के जो वेस्टर्न दिमाग है ना न्यूक्लियर पावर को लेके, वो सही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखिए ह्यूमैनिटेरियन लॉज ना आज की बात नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन चीजें है ना, और न्यूक्लियर वेपन्स का जो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है कि नहीं है, यूज किए जाने चाहिए कि नहीं किए जाने चाहिए, ये हमारे एंशियंट कल्चर्स, एंशियंट टेक्स्ट उठा के देख लोगे ना, आपको इनका आंसर मिल जाएगा। आप बुद्धिस्ट ट्रेडिशन देख लो जो पीस के बारे में बात करता है, आप हिंदू ट्रेडिशन देख लीजिए, महाभारत, रामायण, ठीक है, आप चाइनीज, क्रिश्चियन, इस्लामिक, ट्रेडिशनल अफ्रीकन, कोई रिलीजन देखिए, कोई रिलीजन उसकी, किसी रिलीजन की मिस इंटरप्रिटेशन करके आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कोई रिलीजन कभी भी कॉन्फ्लिक्ट, वॉर की दुआई नहीं देता, ये बात फैक्ट है, ठीक है। तो आप देखिए, आप समझ रहे होंगे एथिक्स के, आप अगेन आई वुड से, आप पास्ट ईयर पेपर्स उठाइए, उसमें आप कैसे एथिकल अंडरटोन देते हैं, यू कोट रामायणा, यू कोट महाभारता, यू कोट अर्जुन, यू कोट लॉर्ड श्री कृष्णा, और अदरवाइज ऑफ कोर्स यू कोट वेरियस मोटोज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल ऑफ दैट, आई शुडंट रियली बी गोइंग इनटू दैट, ओके। तो ये चीज अब यहाँ पे क्या इन्होंने बोली, अब स्पेशल रेलेवेंस जो उन्होंने इस कनेक्शन में दिया, वो था न्यूक्लियर वेपन्स। 3 जजेस ने बोला कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स का क्वेश्चन देखना चाहते हैं ना, तो आप एंशियंट साउथ एशियन ट्रेडिशन देखिए, साउथ एशिया में हम भी आते हैं, ठीक है, जहां पे बेसिकली प्रोहिबिट किया गया है कंप्लीटली यूज ऑफ हाइपर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, जो एंशियंट टेक्स्ट में देखिए न्यूक्लियर वेपन जैसे टाइप के डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को हाइपर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स ही बोला जाता था, जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं, केमिकल वेपन्स होते हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो हम बात करें रामायण और महाभारत की, तो हम देखते हैं रामायण में एक स्टोरी उन्होंने बताई, ठीक है। उसमें स्टोरी एक है कि जब वॉर हो रही थी, बेसिकली तगड़ा स्ट्रगल चल रहा था राम और रावण में, है ना। तो बेसिकली राम ऑफ कोर्स वाज द प्रिंस ऑफ अयोध्या इन भारत, एंड रावणा हु वाज द रूलर ऑफ श्रीलंका। तो ये जो एपिक स्ट्रगल है जो बीच में, तो इसमें बेसिकली क्या हुआ, अ वेपन ऑफ वॉर बिकेम अवेलेबल टू रामाज हाफ ब्रदर लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के पास क्या हुआ, एक वेपन अवेलेबल हुआ, ठीक है। तो वो वेपन, इसमें इतनी शक्ति थी कि वो पूरी पूरी रेस को, एनिमी की पूरी जनजात को एक बार में खत्म करने की शक्ति रखता था, ठीक है। उन लोगों को भी जो इनोसेंट है, श्रीलंका के हर इंसान ने नहीं गलत किया था, श्रीलंका के कई दुष्ट थे, ऑफ कोर्स रावण और उनकी सेना या जितने भी लोग राक्षस इन्वॉल्व थे उन्होंने। तो क्या ये सही था कि अनआर्म्ड लोगों पे भी इस तरह का वेपन यूज किया जाए? तो राम जी ने वॉर्न किया लक्ष्मण को, ठीक है, कि देखिए ये वेपन हम नहीं यूज करेंगे। क्यों वेपन यूज नहीं करेंगे? क्योंकि दिस काइंड ऑफ वेपन शुड नेवर बी यूज्ड इन द वॉर, बिकॉज सच डिस्ट्रक्शन एंड मास was forbidden by the ancient laws of war. Ancient laws of war ये कहते हैं कि इस तरह के वेपन्स नहीं यूज किए जाने चाहिए, इवन दो हमें पता है कि रावण एक अनजस्ट वॉर हमारे साथ लड़ रहा है, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट इस तरह के, क्योंकि आप इनोसेंट लोगों के खिलाफ, वो भी तो मरेंगे। आप एक न्यूक्लियर वेपन, आप देखिए हिरोशिमा नागासाकी लोगों की क्या गलती थी, ठीक है, जापान इंपीरियलिज्म कर रहा है, बट उन इनोसेंट लोगों के साथ इस तरह के करना कि वो आज तक भुगत रहे हैं, आज तक जेनेटिकली कहीं ना कहीं चीजें वो प्रेवलेंट है वहां पे, अपेरेंस में उनकी, है ना। तो ये चीजें, अब देखिए, एक तो आप ये स्टोरी लिख सकते हैं, लेकिन ये स्टोरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट्स लाइक ब्लोइंग, ओके। ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर, इसीलिए हमें चाहे वो न्यूक्लियर स्टेट है, चाहे वो यूक्रेन है नॉन न्यूक्लियर स्टेट, और रशिया है न्यूक्लियर स्टेट, ऑफ कोर्स दे शुड जॉइन टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ regime ऑफ अ न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि आप ये एक और स्टोरी सुनिए जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई, ठीक है, वो इसका रीजन बता देगी कि क्यों न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड हमें चाहिए। अब आप सब जानते हैं रॉबर्ट ओपनहाइमर को, ये कौन है? वो इंसान जिसने इन्वेंट किया है एटम बॉम्ब को। आई थिंक यू वुड हैव नोन दिस ऑलरेडी, ठीक है। तो उनको बेसिकली टेस्टिफाई करने के लिए बुलाया गया यूएस सेनेट द्वारा,
यूएस सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी द्वारा। तो कमेटी ने पूछा, मिस्टर डॉक्टर, इज देयर एनी डिफेंस अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन? न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ कोई डिफेंस है, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन को बिल्कुल जिसका कोई तोड़ हो? तो उन्होंने प्रॉम्प्टली रिप्लाई किया, एकदम जल्दी से, क्विकली, यस, पीस, है ना। तो अगर न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ कुछ डिफेंस है, उसके खिलाफ कुछ तोड़ है, तो वो पीस है। और इसीलिए अगर हम यूनेस्को, ये तो आप बिल्कुल लिखिए, कभी आपसे कोई क्वेश्चन पीस पे इस तरह का पूछा जाता है, ऑलवेज राइट इट। वॉर पे क्वेश्चन है, राइट इट, ओके। तो यहाँ पे अगर हम प्रियम्बल पढ़ेंगे यूनेस्को के कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे एक सेंटेंस है, ओके, जो ह्यूमैनिटी के ऊपर जाता है, जो हर तरह के ह्यूमैनिटी के क्वेश्चंस पे बिल्कुल एप्रोप्रिएट फिट बैठता है, वो ये है, आई वुड रीड इट, wars begin in the minds of men and it is in the minds of men and women that the defenses of peace must be constructed। वॉर कहाँ शुरू होती है? आपके दिमाग में पहले ये बात आती है कि we have to go at wars with this particular entity, और इसका अगर आपको डिफेंस चाहिए, वो लोगों के दिमाग में ही आना चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड पीस इज अ बिग थिंग एंड न्यूक्लियर वेपन्स आर डिस्ट्रक्टिव एट एनी रेट एंड एट एनी कॉस्ट, ओके। तो ये चीज तो आप कोड बिल्कुल रट्टोफाई दिस, एंड ऑफ कोर्स दिस इज important, and I hope you got the gist too। My intent was not to have any ऐसी बस एक one way चीज, I wanted to discuss it, okay। अब यहाँ पे भी एक एथिकल डिलेमा हमारे पास आया है, केरला कलेक्टर ब्रिंग्स टॉडलर सन टू पब्लिक इवेंट ट्रिगर्स डिबेट। अब देखिए क्या हुआ है, केरला की आई थिंक दिव्या अय्यर जी, ठीक है, वो बेसिकली कलेक्टर हैं जो अपने साथ अपने बच्चे को एक फेस्टिवल पे, एक लॉन्चिंग फेस्टिवल, एक फिल्म फेस्टिवल के इनॉग्रेशन पे बेसिकली लेके आई। तो बहुत सारा सोशल मीडिया पे टर्फ छिड़ गया, टसल हो गया कि ये तो मतलब बिल्कुल गलत है, आप एक वर्क लाइफ बैलेंस ही मेंटेन नहीं कर सकते, एंड ऑल ऑफ दैट। क्वेश्चन ऑफ कोर्स कैन बी लाइक दैट, इस तरह का अगर आपको कोई केस स्टडी दी गई, या फिर एक नॉर्मल, आजकल तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस है ना स्टैटिक, वो भी एक केस स्टडी जितने ही लंबे आते हैं, सो ऑफ कोर्स यू शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव थिंग इन योर हेड, ठीक है। देखिए बेसिकली फिर उनके हस्बैंड ने काफी लड़ाई की, बहुत सारे नॉवलिस्ट वगैरह ने भी उनका साथ दिया। तो क्या है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। देखिए ऑफ कोर्स जो उनके हस्बैंड ने कहा वो भी देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जिसमें बेसिकली न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, आप जानते हैं जसिंडा आर्डर्न। जसिंडा आर्डर्न के बारे में कौन नहीं जानता, जिस तरह से उन्होंने कोविड के खिलाफ लड़ा है, जिस ऑल ऑफ दैट आप सब जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने जब शी मेड हिस्ट्री बाय ब्रिंगिंग अ 3 month old डॉटर, ओके, कहाँ पे लेके आई वो, बेसिकली टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2018, ठीक है। तो ये चीज, और जब अर्डर्न अपनी बेसिकली स्पीच को डिलीवर कर रही थी पीस समिट पे यूएनजीए के, तो उनके जो पार्टनर है ना क्लार्क, ही वाज सिटिंग विद द इन्फेंट ऑन हिज लैप, ओके। तो बेसिकली इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो पीएम है, ठीक है, एंड शी इज डूइंग ऑल ऑफ दैट, क्योंकि इट्स नॉट इजी, ओके। बात ये है, जितनी भी वर्किंग वुमेन है, दे स्टैंड ऑन देयर फीट आफ्टर ओवरकमिंग मेनी डिफिकल्टीज एंड ट्रबल्स, है ना। तो बेसिकली उनको बहुत सारे रोल्स मैनेज करना, एज अ मदर, वाइफ, अपने फैमिली को टाइम ना दे पाना, बहुत सारी ड्यूटीज, ट्रांसफर्स, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या हर्ज है, ठीक है। ऑफकोर्स आप जितने पॉइंट्स लिखने हैं फॉर और अगेंस्ट में लिखिए, पर एक ये कॉन्सेप्शन था जो मुझे एग्जाम्पल न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का देना था, आई गेव इट टू यू। ऑलराइट, माय वर्क इज डन। Okay, let's move ahead with another article. Okay, this is an explained section का article, और ये भी important है किसी वजह से। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सेवा पे क्वेश्चन आ सकता है, सेवा पे नहीं तो माइक्रो फाइनेंस पे क्वेश्चन आता ही आता है। if not also about माइक्रो फाइनेंस, तो किसी तरह के ट्रेड यूनियनिज्म पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन की तो हम प्रोटेस्ट इतनी देख रहे हैं, लेबर कोड्स के ऊपर एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो हमें देखिए स्पेसिफिकली सेवा पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ब्रॉड बन के सेवा पे, से दिस विद रिस्पेक्ट टू सेवा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमें कुछ कुछ सेवा के द्वारा लिए गए कुछ इनिशिएटिव्स, उनका कुछ कुछ यूनिक चीजें पता होनी चाहिए। अ विजन फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, द स्टोरी ऑफ इला भट्ट, सेवा, ओके। तो सेवा, जैसे कि आप जानते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, इट वाज सेट अप बाय इला भट्ट इन 1972, ओके, जिन्होंने ऑफ कोर्स वो अचीव किया है जो ना कोई कंपनी, ना कोई कॉन्ग्लोमरेट, ना ही कोई सरकार भारत में अचीव कर पाई है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्रिएट किया है एक ट्रूली इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोग्राम, किन के लिए, विमेन के लिए, जो बेसिकली उन तरह के विमेन who lie among the country's poorest and most marginalized, okay।
तो ये चीज देखिए, बेरोजगारी तो ऑफ कोर्स ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, फिर उनके लिए बेरोजगारी जो काफी पुअर रंग से आते हैं उसको अचीव करना, स्पेशली विमेन के लिए इट्स अ थिंग इन इट्स ओन। ओके, तो ये चीज। अब देखिए इसमें कुछ कुछ यूनिक चीजें मैं आपको खुद से भी बताऊंगी। ओवर 50 years सेवा हैज बिल्ट ओवर 4 dozen इंस्टीट्यूशंस फॉर द पुअर। अब देखिए 4 dozen से भी ज्यादा इंस्टीट्यूशन सेवा से रिलेटेड बैंक्स एंड ऑल ऑफ दैट इन्होंने खोले हैं। ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूशंस है दे आर फॉर द पुअर एंड बाय द पुअर, ताकि एम्पावर किया जाए पुअर वुमेन वर्कर्स को। देखिए बेसिकली ये इसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए। आई वुड सिंसियरली अर्ज कि आप इसको नोट करके रखें खुद के पास, ठीक है, क्योंकि सेवा का प्रिंसिपल क्या है। आई वुड रीड इट। द पुअर डोंट नीड चैरिटी, दे नीड एन एनेबलिंग मैकेनिज्म टू स्ट्राइव एंड कम आउट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी। ओके, तो पावर और कि जो विशियस साइकिल है तो उसको कट करता है। कि जब आप देखिए चैरिटी तो कभी सेल्फ एस्टीम भी नहीं दे पाएगी किसी को, अगर आप सच में एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट कभी भी हेल्प नहीं होता। एम्पावरमेंट नीचे से खुद से आती है, ठीक है, आप उनको इतना सशक्त बना रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस। चैरिटी इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो एम्पावरमेंट कर सकती है ना वो कुछ नहीं कर सकता। तो यही बेसिकली आई सिंसियरली अर्ज अगेन कि आप इसको नोट करके रखें। ये बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन एक प्रिंसिपल है। ओके, तो बेसिकली जो उन्होंने अपने काफी इलेबोरेट किया है, इला भट्ट की एक बुक है वी आर पुअर बट सो मैनी, द स्टोरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन इन इंडिया। तो देखिए इतना हिटिंग है, वी आर पुअर बट सो मैनी, हम गरीब हैं पर हम बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो हम आके एक किसी तरह का एनजीओ या फिर किसी तरह का एक ट्रेड यूनियन, किसी तरह का एक प्रेशर ग्रुप हम क्रिएट करेंगे जिससे हम खुद को सशक्त बनाएंगे। ऑलराइट, वी आर पुअर बट सो मैनी, दिस इज ब्यूटिफुल। ओके, विमेन एट सेंटर एवरीवेयर। अब देखिए इसकी एनुअल मेंबरशिप फी इज जस्ट ₹10। आई थॉट इट वाज ₹5, probably it got upgraded from that। ओके, तो ₹10 की इसकी सिर्फ फीस है। तो सेवा बेसिकली आप सेवा के मेंबर कैसे बन सकते हो, अगर तो आप बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड हो, है ना, या आप अचार बनाते हो, आप बेसिकली थोड़ा बहुत कढ़ाई बुनाई करना चाहते हो, करते हो बेसिकली, है ना, उससे कोई हैंडीक्राफ्ट कहीं पे बेच रहे हो, तो आपको एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म देता है ये, ठीक है। आप किसी भी तरह की आप साड़ीज खुद वीव करते हो एक लोकल लेवल पे, तो आपको एक ब्रॉडर मार्केट देना, आपके जो गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट ना ही सिर्फ इंडिया के मार्केट्स में किए जाएंगे बल्कि बाहर भी, इस तरह का प्लेटफॉर्म देता है। क्योंकि आप आप छोटा सा एक जो बहुत ही कम बिकता होगा, आपका शायद इतना सालाना रेवेन्यू भी नहीं है, लेकिन आप बड़े सारे हो ना, तो साथ आओगे तो ऑफ कोर्स एक बड़े प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हो सकता है ना। तो ये चीज है। इट्स नेटवर्क इज स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स इन अदर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, साउथ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ से मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताना शुरू करती हूँ। इट हैज हेल्प रिहैबिलिटेट वुमेन इन पर्सनल एंड इवन पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस बाय एम्पावरिंग देम थ्रू स्किलिंग एंड ट्रेनिंग। ओके, तो फर्दर स्किलिंग और ट्रेनिंग भी ये देते हैं। अब देखिए कच्छ की एम्ब्रॉयडरीज, है ना, या फिर हम रैग पिकर्स देखें जो कूड़ा उठाते हैं, या वेजिटेबल वेंडर्स हैं, आप देखते हैं बहुत सारे जो वेजिटेबल मार्केट्स वीकली लगती हैं, उसमें कितनी सारी विमेन होती हैं, है ना, जो वेजिटेबल वेंडर्स होती हैं। इन सबको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने। ओके, और ये सारी चीजें, सेवा टेक्स प्राइड इन द फैक्ट दैट women from diverse social and community backgrounds work together in the organization. Okay, I'm looking for the things I have to explain to you and I would want you to keep with yourselves as examples. Okay, initially I was open to the idea। अब देखिए अब ये बहुत ethical एक question है कि क्या इस तरह की ऑल विमेन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या मेन का पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, क्यों मतलब मेन को एक्सक्लूड किया गया है सेवा की पार्टिसिपेशन में से या सेवा की मेंबरशिप में से। तो इला भट्ट ने इस पे एक काफी इलेबोरेट मैनर में लिखा था, इलेबोरेटेड मैनर में, कि देखिए इनिशियली क्या था, मैं आई वाज ओपन टू दिस आइडिया कि मेन शुड ज्वाइन आवर यूनियन स्ट्रगल्स, है ना, ये तो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देगी सेवा को, है ना। लेकिन बेसिकली जो बाकी विमेन थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने बोला देखिए जब हमारे आसपास मेन होंगे तो हम दे वुड डोमिनेट, बहुत सारी टेंशन हो जाएंगी, हम अपना जो दिमाग है उसको प्रॉपरली रख भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे। ये तो एक डेफिनेट फैक्ट है, ठीक है। अब लेकिन जो बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा ये है
वो कुछ और है, ठीक है। एक तो ये है कि मतलब ऑब्वियसली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज विमेन वो शायद मैन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, तो ये चीज हो सकती है। लेकिन अनदर मेजर बट अनस्पोकन रीजन वाज दैट द विमेन, अब देखिए ये बात फैक्ट है कि विमेन क्या चाहती हैं, अपनी अर्निंग्स अपनी सेविंग्स को प्राइवेट रखना, है ना, इफ नॉट सीक्रेट। क्योंकि आपके हाथ में जब तक कुछ नहीं है ना, जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, आपके पास एक वॉइस भी नहीं होती, पॉलिटिकल भी नहीं, सोशल भी नहीं, क्योंकि आपके घर के डिसीजन मेकिंग में आप करते ही क्या हो, इस तरह की बातें तो लाइक ऑलवेज देयर इन दिस सोसाइटी, ठीक है। और आपका बेसिकली यू शुडंट रियली आप जैसे कहते हैं हाथ फैलाना अपने हस्बैंड के आगे, इट इज द वर्स्ट थिंग, ओके। ये चीज जो उनको एक इवेड करके देती है, ये एस्केप करवाती है ये सेवा। अब पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स जो मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ इनिशिएटिव्स आपको जरूर पता होने चाहिए। अगर हम बात करें 1974 में सेवा बैंक खोला गया। सेवा बैंक मैं आपको बता दूं एक आप कह सकते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक है एक बेसिकली, जो बेसिकली स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करता है पुअर वुमेन को, है ना। तो आईएलओ द्वारा ये बेसिकली करवाया गया था माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट की तरह। अगर हम बात करें सेवा के नक्शे कदम पे बहुत सारी और चीजें, अगर आप एक कंटिन्यूस यू कैन कंक्लूड विद दिस कि अगर हम पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि देखें, पीएम स्वनिधि स्कीम, तो ये सेवा के माइक्रो फाइनेंस मॉडल पे बेस्ड है। इस तरह के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन देखिए, तो ये सेवा से इंस्पायर होके बने हैं सारे के। एम्पावरमेंट देना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में तो आप देखिए किस तरह से किस तरह की अचीवमेंट विमेन ने, इसकी स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अमंग द मेनी इंस्टीट्यूशन लॉन्च बाय सेवा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक हाँ अनुबंध मुझे आपको बताना है, ठीक है। अमंग द मेनी इंस्टीट्यूशन, किस तरह के इंस्टीट्यूशन जो सेवा ने लॉन्च किया, उसमें से क्लोथिंग लाइन है जिसका नाम है हंसीबा। हंसीबा ने बेसिकली कोलैबोरेट किया है फ्रेंच और ब्रिटिश डिजाइनर्स के साथ कि वो अपनी एथनिक एम्ब्रॉयडरी को गुजरात की वर्ल्ड तक लेके जाए। अब हंसीबा ने कोलैबोरेट किया है सबा के साथ भी, जो एक लाइवलीहुड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में। दोनों ने मिलकर एक फैशन शो भी ऑर्गेनाइज किया था 2013 में। अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई, हंसीबा रिटेल्स इन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ठीक है। अब हम पैंडेमिक में देख लेते हैं सेवा ने किस तरह से इंश्योर किया कि हर घर में चूल्हा जले, पैसा आता रहे, आप खाली ना हो जाए आपके हाथ, ठीक है। तो सेवा ने लॉन्च किया अनुबंध। अनुबंध एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे बेसिकली कनेक्ट किया गया है सेलर्स को बायर्स के साथ। अगर आप आपको नहीं पता तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे अनुबंध की आपको वेब पेज मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे से हैंडीक्राफ्ट्स, मतलब क्रोशे का जो बेसिकली छोटे छोटे से स्टफ टॉयज बनाए हुए हैं, बहुत बहुत इनोवेटिव और छोटी छोटी चीजें जिनको बेसिकली कनेक्ट किया गया है इनके सेलर्स और उनके बायर्स अगर कोई एक्सटर्नल मार्केट में भी है, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग, यू कैन राइट अनुबंध एग्जाम्पल डेफिनेटली। अब हम देख लेते हैं हिंदू के बाकी आर्टिकल्स को। ऑलराइट, अंडर मेक टू प्रोजेक्ट 5 टेक प्रोडक्ट्स गेट आर्मी नॉट। देखिए अब ये चीज तो है, ये सब कुछ हमने देख लिया कि 5 प्रोजेक्ट्स को मिल गया है नॉड एंड ऑल ऑफ दैट। अब देखिए मुझे आपको लेकिन बताना है कि मेक टू है क्या। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो आपको पता है, सबको पता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव क्या है, दैट यू बेसिकली वांट टू इंडिजिनसली प्रोड्यूस वेरियस डिफेंस इक्विपमेंट्स। अगर हम डिफेंस सेक्टर में बात करें तो ठीक है, आप इंडिजिनस कैपेबिलिटीज जैसे डिजाइन में, डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड डिफेंस इक्विपमेंट की, प्रोडक्ट की, सिस्टम की, अपग्रेड की, है ना, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से आए चाहे प्राइवेट सेक्टर से आए, है तो दोनों इंडियन, है ना। तो इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करना, वो मेक इन इंडिया का काम है। अब ठीक है, मेक प्रोसीजर की 2 सब कैटेगरीज हैं, है ना। एक है मेक वन जो गवर्नमेंट फंडेड है प्रॉपरली, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट्स, किस तरह के प्रोजेक्ट्स मेक वन सब कैटेगरी में आते हैं, ये इन्वॉल्व करता है कि गवर्नमेंट की फंडिंग मिलेगी 90% तक, ठीक है, फेज्ड मैनर में। लेकिन ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा कि कितना आपका प्रोग्रेस कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो जो भी वेंडर है बेसिकली, जो भी किसी तरह का प्रोवाइड करवा सकता है कोई भी एक डिफेंस इक्विपमेंट या अपग्रेड को, उसको 90% तक की फंडिंग मिलती है। अब मेक टू जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, मेक टू इज इंडस्ट्री फंडेड। अब इसमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किस कैटेगरी को लाई करते हैं, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट क्या होता है कि अच्छा ये एक मॉडल है, ये एक मिनिएचर है, ऐसा बेसिकली ये लार्जर लेवल पे जो असली इक्विपमेंट बनेगी वो इस तरह की होगी, इस तरह के फंक्शंस होंगे, इस तरह की चीजें होंगी, सिस्टम, प्लेटफॉर्म, अपग्रेड्स इस तरह से होंगे, ठीक है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए बेसिकली
मेक टू इनिशिएटिव्स को अप्रूव किया जाता है। तो वही यहाँ पे बात की गई है। आई विल नॉट गो मच इन टू इट क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स अ फैक्ट कि 5 अप्रूव किए गए। यू शुड फर्स्ट ऐड दीज एज एग्जाम्पल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, चाइना नेम्स 11 शिनजियांग हाईवे ब्रिजेस आफ्टर स्लेन गलवान सोल्जर्स। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, बीजिंग ने फ्राइडे को बोला है कि हम अपने 11 ब्रिजेस जो तिब्बत और शिनजियांग हाईवे के आसपास से जाते हैं, जिसमें से कुछ कुछ पार्ट्स अक्साई चीन में से निकलते हैं, रन थ्रू दी अक्साई चीन रीजन, जिसके बहुत सारे पार्ट्स इंडिया राइटफुली अपना मानता है। ठीक है, तो हमारी सॉवरेनिटी, हमारी टेरिटरी का पार्ट है वो, है ना। पर ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि ये किसने हड़पा हुआ है हमसे, चाइना ने, राइटली जो। ठीक है, तो आप अमित शाह की स्टेटमेंट्स देखते हैं, जब तक हम अक्साई चीन नहीं ले लेते चीन से, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, अखंड भारत, इस तरह के स्टेटमेंट्स आप देखते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग कहते हैं मिस्टर शाह की इन स्टेटमेंट्स की वजह से पार्लियामेंट में उन्होंने हम पे गलवान वैली क्लैश किया और हुआ बेसिकली वो, और उन्होंने अटैक किया। कई लोग कहते हैं कि वो एक प्रोवोकेटिव स्पीच थी, कई लोग कहते हैं वो ऑलरेडी प्लान कर रहे थे। ये एक डिबेट है ऑन गोइंग। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको 4 चाइनीज सोल्जर्स के नाम पे नेम किया गया है, जो एक्चुअली जिनकी जान गई थी जून 2020 की इस क्लैश में। ओके तो ये जो है बेसिकली G219 नेशनल हाईवे, जो बेसिकली वेस्टर्न बॉर्डर पे चाइना के आज ले करता है। तो ये सब आप देख सकते हैं तिब्बत शिनजियांग के आसपास। ओके, इसकी कंस्ट्रक्शन इस हाईवे की कब शुरू हुई थी? 1950s में। देखिए, अगर आपको बड़ा इंटरेस्ट है ना, आपको अगर लिंक करना है आज के वॉर को और 1962 के वॉर को, इट्स नॉट अ वॉर, इट्स अ स्टैंड ऑफ। ठीक है, लेकिन आपको बाई चांस देखना है तो ये आज का ये जो सब है, इसकी जड़ 1962 की वॉर की है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टार्ट क्यों हुई थी 1962 की वॉर? क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू हो गई थी 1950s में ऐसे लैंड पे चाइना द्वारा, जो बेसिकली इंडिया क्लेम करता है। ठीक है, और फिर हमारे बीच में टेंशन हुई, हमने बोला नहीं दिस इज रॉन्ग एंड ऑल ऑफ दैट, हमने वहां पे अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए और ये काफी उनको ट्रिगरिंग लगा, फिर उन्होंने हम पे अटैक कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो अब इसी वाले ब्रिज को, इसी हाईवे के ब्रिजेस को आज के चाइनीज सोल्जर्स द्वारा जिनकी जान गई है, तो आप लिंक देखिए उस टाइम की वॉर और आज के टाइम में। ठीक है, तो ये चीज मुझे बस आपको बतानी थी, एस्टैब्लिश करनी थी आपके दिमाग में। Alright, Biden regime pushes for envoy nominee as deadline comes closer. Nothing much here. आपको ये बात पता है कि यूएसए का कोई भी एम्बेसडर इंडिया में नहीं है पिछले 2 सालों से। तो फाइनली एम्बेसडर जिनका नाम प्रपोजल है, ये एरिक गार्सिटी, उनको बेसिकली हम सोच रहे हैं, बाइडन का वो चॉइस है कि हमें इंडिया के लिए एम्बेसडर इनको चुना जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ही इज लॉस एंजलिस मेयर है ये वहाँ के, एंड ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ किन का, बेसिकली प्रेसिडेंट जो बाइडन के काफी खास हैं, इसीलिए वो चाहते हैं न्यू दिल्ली में इन्हें अपॉइंट किया जाए। और इनका कहना है कि हम जल्दी से जल्दी, हमारी प्रायोरिटी है कि पिछले 2 साल से हमें पता है कि लास्ट एम्बेसडर जो केनेथ जस्टर थे वो 2 साल पहले चले गए दिल्ली से, तो इसलिए हम भी समझते हैं इस बात को, ये काफी जरूरी है। ओके इनका नॉमिनेशन तो 2021 में ही हो गया था, पर क्लियर नहीं हो पाया। बहुत रीजंस है इसके, क्योंकि लास्ट स्टेप जो होती है वोटिंग की, कि कंफर्म किया जाए अच्छा यही इंसान अब बेसिकली जाएगा, तो सेनेट में इस पे वोटिंग होनी होती है, जो अभी तक नहीं हुई। ठीक है, बाकी कंट्रीज की हो गई थी, जैसे ही नॉमिनेट किया फटाफट से क्लियर किया कमेटी ने, और साथ ही में वोटिंग भी हो गई, जैसे पाकिस्तान, जर्मनी, वेटिकन सिटी एंड ऑल ऑफ दैट। पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं हो पाया था। आई डू नॉट इवन नो वेयर डिड आई स्टार्ट फ्रॉम। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल है, एक एडिटोरियल है, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। मैंने इनफैक्ट इससे कहीं ज़्यादा डिटेल में आपको बताया है कि क्यों पोस्टल बैलेट का जो सिस्टम है वो आप सोच सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया, सरकार ने बोला कि देखिए हम सोच रहे हैं, वी आर मलिंग ओवर इट, हम सोच रहे हैं कि क्या पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो हमारे एनआरआईज हैं, जो है तो इंडियन सिटीजन पर रिसाइड नहीं कर रहे ना, यहाँ पे बाहर गए हैं किसी काम से, पढ़ने, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको वोटिंग अलाउ की जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स उनका भी हक है, वो हमारे नागरिक तो हैं ही देश के, है ना। तो ये चीज पर अब देखिए इस पे एक डिबेट है यहाँ पे, एक बहुत नया एंगल मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया का आपको पता है लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन है, नियरली 1.35 करोड़ नॉन रेजिडेंट इंडियंस पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं। मेनी ऑफ देम लीव देयर कंट्री फॉर शॉर्ट टर्म वर्क एंड कुड मिस आउट ऑन एक्सरसाइजिंग। ऑफ कोर्स कई लोग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए 2-4 साल के लिए पढ़ने जाते हैं, पर 2-4 साल में कोई इलेक्शन तो हो ही जाता है, चाहे उनकी पार्लियामेंट इलेक्शन हो हमारे यहाँ पे, चाहे उन जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं उसमें स्टेट असेंबली
इलेक्शन हो, है ना। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करंटली बेसिकली किन तरह के सिटीजन्स को अलाउ करती है ना। तो जो ओवरसी एनरोल्ड ओवरसी, अच्छा आप बाहर गए हो, आप एनआरआई हो, आप आइए, कोई बात नहीं, आप आके वोट कर लो, हम आपको बिल्कुल तो मना नहीं कर रहे कि आप वोट ही मत करो, आपको वोटिंग पावर ही हमने छीन ली है, ये तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना। आर्टिकल 326 आपको देता है ये। तो यू कम टू द पोलिंग स्टेशन इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड यू बेसिकली कास्ट योर वोट एंड दैट्स इट, ठीक है। अब बात ये है द नेसेसिटी ऑफ वोट इन पर्सन एंड कॉस्ट हैव फॉर ओवरसीज सिटीजन्स एक्टेड एज अ डिसइंसेंटिव। देखिए इतनी टिकट लगती है अमेरिका में, तो 1.5 लाख की टिकट आप खर्च करके आप वोट देने आएंगे, हर कोई इतना अमीर नहीं होता। इस तरह की चीजें जो है काफी डिसइंसेंटिवाइज करती है हमारे इन एनआरआईज को कि वो आके अपना मैंडेट एक्सरसाइज कर पाए, ठीक है। देखिए ये पता चलता है किस चीज से, 2019 की लोकसभा इलेक्शन में से, ठीक है, कि numbers of such voters were 25,606 among the minuscule 99,844 registered electors who voted। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। 2014 में एक कमेटी बिठाई गई ECI द्वारा, जिनको बेसिकली प्रोब करना था कि अच्छा फिर हम किस तरह से एनेबल करें ओवरसीज वोटर्स को कि वो अपने मैंडेट को एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है। तो फिर उन्होंने कंक्लूड किया इस कमेटी ने कि प्रॉक्सी वोटिंग बेस्ट है। वो अपने एक रिश्तेदार को, अपने भाई बहन जो भी यहाँ रहते हैं, उनको बोल दें कि मेरे भी आप पे आप वोट कर दो, नाम तो लिखा हुआ है ना मेरा इलेक्टोरल रोल में, तो ये बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट आइडिया। फिर इसके लिए एक बिल लाया गया 16th लोकसभा में, जो लैप्स हो गया, है ना। तो ये बात आपको पता है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 2017 में ये बेसिकली लॉ आया था। In 2020 the ECI approached up to 2020 में फिर दोबारा ये डिबेट आई, ECI ने, इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया। उन्होंने बोला देखिए एनआरआईज को परमिट कीजिए, हम क्या करते हैं उनको पोस्टल बैलेट दे देते हैं ना, पोस्टल बैलेट जैसे हम ETVVS चला रहे हैं, जो सर्विस पर्सनल है ना, जो बेसिकली अब हमने उनको बाहर पोस्ट किया हुआ है, या फिर कोई स्टेट पुलिस है जो अपने बाहर कहीं काम कर रही है ना। और आपको पता है पोस्टल बैलेट मैंने आपको बताया था PWD कैटेगरी के लिए भी, है ना, सीनियर सिटीजन जिनकी 80 साल से ज़्यादा एज है उनके लिए भी अवेलेबल है ना। तो पोस्टल बैलेट आपको पता है कि क्या होता है, बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से बैलेट पेपर भेजा जाता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसको आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, मतलब प्रिंट करोगे, उस पर अपना टिक मार्क कर दोगे जिसके आगे भी आपने वोट करना है, फिर उसको फिजिकली बेसिकली भेज दोगे, ठीक है। फिजिकली आप बैलेट पेपर को भेज दोगे, काउंटिंग होने से पहले आपका वोट जुड़ जाएगा उसमें, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई। Okay, all right. On the face of it, allowing postal ballot use should be a good move for NRIs, even if this does increase burden on the embassy or consular access। बहुत ज़्यादा देखिए, एम्बेसी तो भेजेगी ना फिजिकली वहाँ से, उन्हीं को जाके आपने रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा बर्डन आएगा पर इट इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो क्योंकि मोर ट्रस्टवर्दी होगा। देखिए बात ये है, जो प्रॉक्सीज हैं वो पता नहीं किसको जाके वोट करते हैं। आपने कहा, आपको कैसे पता वो उन्हीं को वोट कर रहे हैं जिनको आपने करने के लिए बोला है कि नहीं करने के लिए बोला, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपने किसी फ्रेंड को बोला हो किसी और को, क्योंकि वो फ्रेंड किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है या उसका कुछ और जो भी मोटिव है, तो दिस इज नॉट एट ऑल रिलायबल। पर जो पोस्टल बैलेट आपने जिसको वोट किया वो वहां जाएगा। एक पॉइंट तो आपका ये टेक अवे है पोस्टल बैलेट के फेवर में, ठीक है, ये चीज। अनलाइक एनआरआईज हु कुड कॉन्स्टिट्यूट अ मोर सब्सटैंशियल, ऑलराइट, हाँ विच इज करंटली अलाउड फॉर सर्विस पर्सनल, वो लिमिटेड। बात ये है कि आप पोस्टल बैलेट सिस्टम सर्विस पर्सनल के लिए आपने अलाउ की हुई है, पर वो तो बहुत ही कम होते हैं, 2-4 कुछ आप कह सकते हैं कि एक कॉलोनी में से। लेकिन आप एनआरआई देखिए कितने सारे हैं, उनको देंगे तो एक बड़ा इलेक्टोरेट उनका पावर आएगा। अब 2014 में क्या हुआ है, डिस्कशन हुई ECI द्वारा, जहाँ पे बेसिकली बहुत सारी पार्टीज ने क्वेश्चन रेज किया कि क्या एनआरआईज को वो बेनिफिट मिलना चाहिए जो आप डिनाई। अब देखिए यही पॉइंट मुझे आपको बताना था। अब इंटरनल माइग्रेंट्स कौन है, आप बिहार को बिलोंग करते हैं लेकिन आप पंजाब में काम करने गए हुए हैं, तो आपका नाम कहाँ लिखा हुआ है, बिहार की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आप वहाँ के इलेक्टोरल रोल में है, तो आप पंजाब जा रहे हैं तो आप वहाँ इलेक्शन नहीं डाल सकते, वहाँ पे वोट नहीं डाल सकते, ये है ना। इंटरनल माइग्रेंट्स को आपने मना किया हुआ है कि आप ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट नहीं डाल सकते, आप उनको अलाउ कर दो, ऐसे कैसे हो सकता है ना। पर यहाँ पे भी ना एक चीज है, बात ये है कि देखिए इंटरनली ट्रैवल करना ऑफकोर्स सस्ता है, ट्रेन से आप जा सकते हो ट्रैवल करके और वोट डाल सकते हो, है ना, उस अपने प्रीमाइसेस पे। लेकिन एनआरआई बाहर से नहीं आ सकते, वीजा लगना, टिकट लगना, बहुत दिक्कत है ये चीज। तो इसीलिए थोड़ा सा पोस्टल बैलेट का यहाँ पे भी उनको फेवर मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी टैकल्ड व्हाइल एक्सटेंडिंग द फैसिलिटी ऑफ वोटिंग टू ओवरसीज इंडियंस इज वेदर द लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स। अब बात ये है
कि ठीक है, जो माइग्रेंट होते हैं जो 2-4 साल के लिए पढ़ने गए हैं, हमें पता है क्यों गए हैं, उनको करना समझ आता है। पर अब जो बहुत लॉन्ग टर्म तक वहीं रह रहे हैं, 7-8-10 साल से वहीं रह रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है भारत में है, पता भी नहीं है भारत में चल क्या रहा है, ठीक है, उनको मतलब इनका बेसिकली क्या है, एलिजिबिलिटी, जो बाहर रह रहे हैं ओवरसीज वोटर्स भी हैं, कुछ कुछ ही कैटेगरीज को अलाउ करना चाहिए, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स आपने बाहर बिता लिए हैं तब आपको वोट मिलेगा, कुछ इस तरह की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है जहां से आप वोट डालते हो, कि आप समझते हो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की नीड्स क्या है क्या नहीं है, आप जहाँ के रेजिडेंट हो, बेसिकली वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जरूरी नहीं है कि आप बेसिकली पले बड़े वहीं हो तो आपको तभी वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम क्यों है इलेक्शन के लिए, क्योंकि आप वहां से कैंडिडेट डिस्कस करोगे जो आपके उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छा काम करेगा, तो वही आप लॉजिक अप्लाई करो यहाँ पे, कि अगर हम ओवरसीज वोटर्स को वोटिंग पावर दे देंगे, तो इतने सालों से बाहर गए, पता कुछ है नहीं उनको कि इंडिया में क्या चल रहा है, तो क्यों फिर उनको आप वोट दोगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम का जो रैशनल है उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है। सो इट इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा आर्टिकल था ये। मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। तो मथुरा वृंदावन आपको पता है भारत के लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स में से एक है, जो बेसिकली जिनका एम है नेट जीरो कार्बन एमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने का 2041 तक। ये एक एग्जाम्पल है जो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है इनके प्लान में, ये होगा कि अब किसी भी तरह के व्हीकल को बैन कर दिया जाएगा ब्रज रीजन में, कि आप ठीक है व्हीकल चलेंगे ईवी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलेंगे फाइनली, क्योंकि हमें कार्बन न्यूट्रल बनाना है ना, ये सारी चीजें, ठीक है। और साथ में और भी बहुत सारी वाटर बॉडीज को वाटर बॉडीज को रिवाइव किया जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज ऑल्सो अ स्टेप। अब देखिए बात क्या है कि अभी जितने टूरिस्ट वहां पे जाते हैं वही जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अब और बढ़ जाएंगे ना जब, तो 2.3 करोड़ होने वाले हैं अभी हैं, उससे 6 करोड़ हो जाएंगे 2041 तक। तो आप सोचिए कितना अनसस्टेनेबल इकोसिस्टम हो जाएगा। तो जो डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, समझ आता है टूरिस्ट इंसर्ट से, लेकिन बात यह है कि उसको सस्टेनेबल भी तो बनाना है, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट भी तो बनानी है, तो इसीलिए स्टेप लिया गया है, राइटली सो। ओके, तो अब हम और देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। देखिए मैं इस आर्टिकल को जितना ब्रीफली यहाँ लिखा है मैं उतना डिस्कस करूंगी, एंड देयर इज अ रीजन। मोस्ट प्रोबेबली हम इंडियन एक्सप्रेस में कल इस पे एक एक्सप्लेन सेक्शन में देखेंगे, हम इसे वहां देखेंगे, अगर नहीं तो हम संडे को इस पे एक आर्टिकल देखेंगे प्रॉपर फुल फ्लेजेड FAQ सेक्शन में, तो हम उसे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल एम्प्लॉयज कैन ऑप्ट फॉर EPFO पेंशन स्कीम सुप्रीम कोर्ट। तो फाइनली क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को बोला है कि ये जो अमेंडमेंट 2014 में हुई थी एम्प्लॉयज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम, वो ठीक है, उसके कुछ कुछ प्रोविजंस बेकार हैं, हम उसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज लीगल, बट कुछ प्रोविजंस आर अल्ट्रा वायर्स, ठीक है, तो हम उसको उसकी इंप्लीमेंटेशन को सस्पेंड कर रहे हैं 6 महीनों के लिए। ओके, तो क्या है बेसिकली हम देख लेते हैं। देखिए कोर्ट ने एक्सरसाइज किया आर्टिकल 142 पे अपनी पावर्स। 142 आपको पता है, डूइंग कंप्लीट जस्टिस टू द लिटिगेंट, यही होता है ना, आपको जस्टिस कंप्लीट करने के लिए कुछ भी हद तक जाना पड़े कोर्ट को, वो जाएगी, ये चीज है, ये कॉन्सेप्ट होता है 142 का, ठीक है। बेसिकली इसके तहत क्या हुआ है, देखिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। पेंशन जो मिलती है, पेंशन कवरेज जो 2014 में एक्सटेंड की गई थी, देखिए इससे पहले क्या होता था, जो पेंशन मिलती थी एम्प्लॉयज को EPFO के, वो था 15,000 से कम तक की अगर आपकी सैलरी है, या 15,000 तक की, ठीक है, तब आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन अब देखिए फिर 2014 में एक अमेंडमेंट की गई कि 15,000 से ज्यादा सैलरी वाले लोगों को भी मिलेगा, पर कुछ कंडीशन है, आप पेंशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करोगे, कंट्रीब्यूटिंग एट द रेट ऑफ 1.16% एक्स्ट्रा अपनी सैलरी का, ठीक है, जितनी भी सैलरी आपकी 15,000 से ज्यादा, ठीक है। और साथ ही में दूसरी कंडीशन है, एम्प्लॉय शुड हैव एक्सरसाइज। अब देखिए ये भी आपके पास तभी है, ये भी आपको 15,000 से ज्यादा वाले लोगों के लिए तभी ये अवेलेबल होगा कि आप 6 महीने के अंदर अंदर बेसिकली आप एक्सरसाइज कर लें इस ऑप्शन को, 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 2014 में जब ये लाया गया अमेंडमेंट उसके अंदर अंदर, ठीक है। तो ये चीज अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, ये 1.16 वाला एक्स्ट्रा उनको पे करना है अपनी सैलरी का, दिस इज नॉनसेंस। इसकी इंप्लीमेंटेशन हम स्टे कर रहे हैं 6 महीने के लिए। अब इन्होंने बोला है कि 4 महीने हम आपको दे रहे हैं आज से, ये ऑर्डर जब भी आ रहा है, ठीक है, फटाफट से अवेल कर लो 2014 वाली जो अमेंडमेंट आई है, फिर 4 महीने के अंदर अंदर आपको बेसिकली अवेल करना है। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।